हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लाइट टॉप चैप्टर जो था उससे रिलेटेड मैंने जो थ्योरी पार्ट था उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए। और आज ही के एग्जाम में उससे एक से दो या तीन क्वेश्चन उसमें आए भी, जो मैंने यहाँ पे कल बताया था। सो आज हम यहाँ पर लेके आए हैं प्रकाश यानी लाइट के कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स, जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको हर एक तरीके के, हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस का एक आइडिया हो जाए, और उस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उससे भी पहले, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पास जरूर परचेज करें, क्योंकि इसमें आपको कई सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके डाउनलोड करके अगर कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट बुक है, आप ऑनलाइन माध्यम से जब एग्जाम देते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो करना आपको ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लेना है। और अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं प्रकाश के अंकित प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश है, तो मैं आपको दोनों बाइलिंगुअल वे में आपको समझाऊंगा। तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको लाइट के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए, कभी भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कांच की जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी। हालांकि ये जो 1.5 है मैंने ये अपने आप से लिख दिया है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो अपवर्तनांक होता है ये वायु के सापेक्ष होता है। लेकिन मान लीजिए कभी आपको ऐसी वैल्यू दे दी गई कि किसी माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो, तो यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी यानी वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। आपसे पूछा गया है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/W म्यू जी। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो यानी 1/3/2, दैट मीन्स 2/3, ये इसका हो जाएगा आंसर। यानी कभी भी जब उसका जस्ट अपोजिट पूछे कि इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक 1.5 है या ये वैल्यू है, और इसका रिवर्स पूछता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है। ठीक है, तो कह रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में ये रिलेशन होता है, इसको हम म्यू लिखे दे रहे हैं। तो साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। तो क्रांतिक कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/म्यू। तो दिस इंप्लाइज 1/म्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 डिग्री, सॉरी 2। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 2 होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो साइन सी होता है ये 1/म्यू के बराबर आता है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में ये पूछ लिया जाता है कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में क्या संबंध है। तो वहां पर सी की जगह पर वहां पर आईसी भी यूज किया जा सकता है, यानी क्रिटिकल एंगल। अब ये होता क्या है, इसको भी थोड़ा मैं ब्रीफली समझा दूं। जैसे मान लीजिए जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कांच है और ये हवा है या निर्वात है। तो जब ये इस माध्यम में जाएगा तो इसको जाना सीधे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ये बात मैंने कल बता दी थी कि जब सघन से विरल में जाता है तो नॉर्मल से दूर हटता है। तो अगर हम ये एंगल इसको और थोड़ा नीचे कर दें तो ये और थोड़ा दूर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो इसी चीज को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी चीज को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, उसके बाद कांच की दरार का चमकना, कांच की दरार का चमकना।
ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि जैसे रैम्बो, ठीक है, यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रैम्बो का बना, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बाकी कांच का चमकना तो हो ही गया, परख नली का पानी के अंदर परख नली का चमकना, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जिस एंगल पर ये वापस उसी माध्यम में चला जाता है उसी एंगल को बोला जाता है क्रांतिक कोण। एक्चुअल में उसी माध्यम में नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल सतह के यानी कह सकते हो सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो इसका बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे एक दर्पण के सामने एक फॉर्क को रखा गया है, दो दर्पण थे उनमें बारी बारी करके फॉर्क को रखा गया है। सो कह रहे हैं कि ए और बी टर्न बाय टर्न, तो कह रहे हैं कि विच मिरर इज कॉन्वेक्स। तो कल मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स जो है वो हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो अगर हम मान लेते ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब बी वाला जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि ये छोटी इमेज बना रहा है। उसके बाद विच मिरर इज कॉन्केव, तो कॉन्केव बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है यानी सीधा इमेज बनाता है। कब? जब फोकस और पोल के बीच में हो। ये कल बातें मैंने पूरी बता दी थी। तो ये वाला जो हो जाएगा ए नंबर, ये हो जाएगा कॉन्केव। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे फोकल लेंथ किसी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो आपको बताया था कल कि ये 2f के बराबर होता है, यानी 2 इंटू 50। और हाँ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है। जबकि आज के एग्जाम में पूछा गया था कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ, कॉन्केव वर्ड ही आप ये समझ लीजिए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉन्केव वर्ड में ही माइनस जुड़ जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे एक ऑब्जेक्ट जो हेल्ड किया गया एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी u इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, यानी कॉन्केव मिरर के से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, उसकी इमेज बनती है 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनती है? 6 सेंटीमीटर। बट समझना ध्यान से, फ्रॉम इट्स पोल ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट की ही तरह बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको फिगर से समझा दें। जैसे मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, तो अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इधर ही इसकी इमेज बन रही है, यानी v भी कैसा होगा? निगेटिव होगा 6 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं उसकी फोकल लेंथ बताना है, तो हमें पता है मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 1/6 और ये माइनस का 1/10। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो माइनस का 5 माइनस का 3, सो यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30/8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की है वो निगेटिव होती है, तो ये -10 सेंटीमीटर है। यू को जो रखा गया है वो माइनस के 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो हमें पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताइए, यानी इस क्वेश्चन में आपका सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले? पोजीशन। सो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो दिस इम्प्लाइज 1/v जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/f कितना आएगा? माइनस का 1/10। और उसके बाद यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। सो -3 + 2, यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछता केवल नेचर के बारे में तो नेचर हम आसानी से बता सकते थे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हर एक जो कंडीशन बनती है वो सारी कंडीशंस बताई हैं। देखिए, f है 10, तो c कितना होगा? यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 20 होगा, और u को कहाँ रखा जा रहा है? 15 में, यानी c और f के बीच में। तो जब c और f के बीच में होता है तो उस केस में जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है।
इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, और सी और इनफाइनाइट के बीच में, यानी आंसर जो है वो 20 से ज्यादा ही आएगा। तो देखिए आया भी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें बताना क्या है, मैग्निफिकेशन। तो m बराबर होता है माइनस का v अपॉन u। तो माइनस v यानी प्लस का 30 हो जाएगा, और अपॉन में u यानी माइनस का 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए, हो सकता है ये पेपर में आपसे पूछ भी लिया जाए। अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है यानी जो प्रतिबिंब है वो रियल है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब यह है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है यानी आभासी है। तो यहाँ m बराबर -2 क्या बता रहा है, m बराबर -2 ये बता रहा है कि जो इमेज है वो वस्तु की तुलना में 2 गुना बड़ा बना है। वस्तु की तुलना में 2 गुना बड़ा बना है। तो वस्तु कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई की है, 2 सेंटीमीटर, और कैसा है, इन्वर्टेड। तो यहाँ से एच आई जो आएगा वो आएगा m इंटू एच ओ। ठीक है, तो यहाँ से m कितना है, -2, और ho कितना, 1। सो फाइनली यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर, ये इमेज हाइट की, ठीक है, इमेज की हाइट हो जाएगी। क्लियर है, इससे सब कुछ एक ही क्वेश्चन में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक लाइट ट्रेवल करती है वाटर में, उसकी स्पीड इतनी है, कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो देखिए हमने एक फार्मूला बताया था, किसी भी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है c अपॉन म्यू। तो यहाँ से अगर हम म्यू निकालना चाहे यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक निकालना चाहे तो c अपॉन वी आएगा। c का मतलब कितना होता है, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड, और जो v माध्यम में चाल होता है वो है 2.25 इंटू 10⁸ तो बताइए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 300 अपॉन 225। जब हम इसको 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 12 बार। ठीक है, 25 से कम 25, 5 बचा 2 बार, ये जाएगा 9 बार। 3 से और कैंसिल आउट कर देंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार। तो 4/3 इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक आएगा, किसका, वाटर का। तो ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। सो कह रहे हैं उस माध्यम में तरंग दैर्ध्य क्या होगी जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो। तो कल ही मैंने ये क्वेश्चन फार्मूला बताया था कि ये होता है लैम्डा नॉट अपॉन म्यू। ये कितना है, 5000, और यहाँ पे कितना है 1.5, पॉइंट हटाया, 0 आया, तो कितना आ जाएगा, 5×45, 5×45, 5×45, 5×45, 5, ऐसे 3 टाइम्स चलता चला जाएगा, इतने एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। कोई प्रकाश किरण 1.5 अपवर्तनांक की सतह पर 45 अंश के कोण पर आपतित होती है, उस माध्यम के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए हमें पता है स्नेल के नियम के हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो हमेशा म्यू के बराबर होता है। तो साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण जो कि है 45 अंश, अपॉन में साइन आर हमें बताना है, और यहाँ पे म्यू का मतलब दिया है 3/2। सो यहाँ से अगर हम साइन 45 के साइन आर की वैल्यू निकालें तो साइन आर इक्वल टू आ जाएगा 2/3 साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से 2/3 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से आ जाएगा √2/3, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन आर। सो आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स √2/3। तो ये आ जाएगा इसके अपवर्तनांक का मान। साथ इसमें यह भी कहा गया उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण भी बताइए। तो अभी मैंने बताया था कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में ये संबंध होता है। तो यहाँ से अपवर्तनांक कितना है, तो अपवर्तनांक है 1/1.5 का मतलब 3/2। तो 3/2 यानी यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से जो क्रांतिक कोण आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 2/3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसे ही वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी ऑप्शन में हो सकता है, उसके बाद आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है 3/2, फिर वहां पे ऑप्शन में ये भी हो सकता है 4/3, ऐसा कुछ वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन हो उस हिसाब से वहां पर उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि कांच और हीरे का अपवर्तनांक 1.5 और 2.1 है
तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल c अपॉन म्यू होती है, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसका मतलब ये हुआ जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो म्यू डायमंड है इट इज ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा है म्यू ग्लास से। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड में जो वेलोसिटी है ये कम होगी कांच की तुलना में। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने वाले एग्जाम से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।